गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है उसमें हमने विकास और सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज हम इसके जो अन्य दो बिंदु हैं अर्थात सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले लेते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत अथवा अंतर संबंध का सिद्धांत। इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इस सिद्धांत से आशय है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। इसमें हम रेडजेल की जो विचारधारा है उसको एक बार देखते हैं कि पार्थिव एकता का यह सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री एवं विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने व्यक्तिगत अवयवों के रूप में न देखकर सभी अवयवों के पारस्परिक संबंध अथवा समष्टि रूप में उन्हें देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक में इस तथ्य पर बल दिया कि पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित है। उसने पृथ्वी को संपूर्ण रूप में माना है और उसमें एकता का अनुभव किया है। उनके अनुसार मानव का जो संपूर्ण जीवन है उसकी बहुमुखी क्रियाएं हैं। मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस संबंध में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के में दर्शन होते हैं। सैंपल जो कुमारी सैंपल रेडजेल की शिष्या थी, उनके अनुसार पृथ्वी की एकता और उसके अवयवों का पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत रेडजेल के उस दृष्टिकोण का फल है जो पर्वत पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से ही भूगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के मूलभूत एकता को स्वीकार किया ही है। ब्लास के शब्दों के अनुसार समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की रहती है अर्थात टेरेस्ट्रियल यूनिटी। संपूर्ण पृथ्वी की एकता की कल्पना, जिसके समस्त भाग एक दूसरे से संबंधित हैं, ज्योतिष शास्त्र द्वारा बहुत पहले से ही हमें विज्ञान के रूप में दिखाई देते हैं, जहां घटनाओं में एक निश्चित क्रम है और सामान्य नियमों का अनुसरण करते हुए में दिखाई देता है। जिस प्रकार क्लॉडियस टोलेमी ने शब्दों में भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया देखता है। एकता की यह कल्पना दीर्घ काल तक गणित के क्षेत्र तक ही सीमित रही। काफ़ी समय तक यह भूगोल की अन्य शाखाओं में स्थान न पा सकी। इस विचारधारा का विकास वायुमंडल के परिभ्रमण के ज्ञान के कारण हुआ, जिस पर जलवायु के नियम आधारित हैं। बाद में हम्बोल्ट ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की है। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव, वन स्पिरिट एंड वन लाइफ के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य भिन्नताओं के पीछे व्यापकता तथा एकता है। उनका कथन है कि प्रकृति एक तथा अकाट्य है, उसकी विभिन्नताएं केवल प्रतीयमान होती हैं, उनमें शांतता नहीं है, सत्यता नहीं है। अब ब्लास का मत देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में इसी सिद्धांत को प्रोफेसर ब्लास ने अपने और अधिक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल के जो तथ्य हैं पार्थिव एकता से संबंधित हैं, जिनका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से किया जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर वे इस वातावरण से संबंधित हैं जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के सहयोग का परिणाम होता है। अपने इस सिद्धांत में अधिक स्पष्ट करने के लिए वे लिखते हैं कि वनस्पति का सामान्य रूप ही किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण है। उसका न होना ही एक बड़ी विचित्रता है। जब हम किसी दीर्घकाल से भूले हुए भूदृश्य की याद करते हैं तो हमारे मन में कोई विशेष वृक्ष, ताड़ या जैतून नहीं आता, वरन समस्त विभिन्न वृक्षों और पौधों का एक समष्टि रूप आता है, जिसे हम वनस्पति कहते हैं। वृक्षों से केवल भूआकृतियों को ही प्रमुखता प्राप्त नहीं होती, किंतु उनके आकार, रूप, परिमाण और एकत्र होने की रीति से उस भूखंड का एक सामान्य व्यक्तित्व प्रकट होता है। स्टेपी, सवाना, सेलवास, पार्क भूमि, खुले वन और गलियारे वन तथा भूमध्य रेखीय वन आदि नाम सामूहिक रूप एकता के हमें सूचक हैं, जो किसी भी प्रदेश की समस्त वनस्पति को मिले जुले दृष्टिकोण होते हैं। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में की जाने वाली खोजों से पता लगा है कि पौधों में परस्पर होड़ लगी इतनी रहती है कि केवल वे ही पौधे जीवित रह सकते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। अनेक भागों में अस्थिर संतुलन की दशाएं भी मिलती है। वातावरण के साथ वनस्पति का जो अनुकूलन है अनेक विधियों से होता है, जैसे पत्तियों की ऊंचाई, परिमाण एवं स्थिति, वृक्षों के तनों का आवरण, रेशेदार तंतुओं की रचना,
जड़ों का विकास आदि के द्वारा। न केवल प्रत्येक वृक्ष अपनी जीवनदायिनी क्रियाओं को करने में सतत प्रयत्नशील रहता है, वरन अनेक विभिन्न वृक्षों या पौधों के संयोग बनते हैं जिससे कि प्रत्येक दूसरे की निकटता से लाभ उठा सकता है। निकटवर्ती वृक्षों के प्रकार कैसे भी हों और उनके समायोजन की क्रिया में बाह्य भेद कुछ भी हों, किंतु समस्त वृक्षों में एक सामान्य छाप होती है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। इस सिद्धांत को हम इकोलॉजी में व्यक्त किया जाता है। पशु और मानव भी अपनी गतिशीलता या मानसिक विकास के कारण अपने आप को वातावरण से पौधों की अपेक्षा अधिक अनुकूल बना लेते हैं। वास्तव में कोई भी जो जीवधारी है अपने वातावरण के प्रभाव से बच नहीं पाता। यह वातावरण विभिन्न जातियों के प्राणियों में परस्पर जीवनदायी अंतर संबंध बनाए रखता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ब्लास का कथन है कि यह विचार कि विश्व एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर रूप से संगठित हैं, भूगोलवेत्ता के सम्मुख एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो जितना अधिक लागू किया जाए उतना ही लाभदायक होता है। उन्होंने अन्यत्र कहा कि तथ्य चाहे वे जलवायु संबंधी हों या जैविक या आर्थिक, इनके बीच के संबंधों को ज्ञात करना चाहिए। एक प्रदेश की विशेषता एक जटिल वस्तु है जो उन सब तथ्यों के फलस्वरूप पैदा होती है जो मिलकर एक दूसरे को परिवर्तन लाते हैं। वस्तुतः समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सभी अपनी परिस्थिति वातावरण से अनुकूल स्थापित करते हैं। अतः वातावरण का संबंध करते समय इन सभी का मिला जुला अध्ययन करना आवश्यक है। प्रोफेसर ब्रून्स का अंतर संबंधीय सिद्धांत जो है वो बतलाता है कि विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सब वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं हैं वरन पारस्परिक संबंध से जुड़े हैं। अतः इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि विभिन्न भौगोलिक तथ्य है जो संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंध को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं। किसी वनस्पति या प्राणी का अध्ययन तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि उसकी उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं किया जाए। उदाहरण रूप में किसी प्राकृतिक प्रदेश की वनस्पति कुछ विशेष लक्षणों वाली होती है, उसी के अनुसार उसे विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है, किंतु भूगोल में पौधों को उनकी विशेषता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे, लताएँ आदि, और उन्हें वनस्पति के प्रकार फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन तथा पौधों के साहचर्य प्लांट एसोसिएशन के रूप में अध्ययन करते हैं। ये सभी अपने प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। विभिन्न पौधे एक सी दशाओं में प्राय समानता लिए होते हैं और उनमें कुछ संबंध भी मिलता है। जहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है उसी के नाम पर उसे पुकारा जाता है। पशु जगत में भी मिट्टी एवं वनस्पति तथा जलवायु के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। मिट्टी के प्रकार, उसके उपयोग, कृषि के प्रकार एवं आर्थिक संगठन से पशु संबंधित होते हैं। इन्हीं के आधार पर मानव का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव भी पेड़ पौधों और पशुओं की भांति अपने वातावरण से संबंधित है और मानव और पशुओं को जल की आवश्यकता होती है। अतः आरंभ से वह नदियों के किनारे या जल स्रोतों के निकट रहने लगता है अथवा सीमाओं पर ऐसे स्थान पर निवास स्थान बनाता है जहाँ दो प्रकार के लोगों से मिलने से व्यापार होता है। इसी प्रकार जो ब्रून्स हैं विद्वान, वो बताते हैं कि पार्थिव एकता के सिद्धांत तक पहुंचकर कहते हैं कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में ही प्रभावित नहीं करती हैं, न ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्तियों से उसके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अगणित अंतर क्रियाओं के कारण घनिष्ठ रूप से बधी है। प्रोफेसर ब्रून्स ने क्लॉड बर्नार्ड की धारणा जो है उसको मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि पार्थिव यंत्र के विभिन्न तथ्यों के मध्य एक जैविक या सामाजिक एकता मिलती है। उपयुक्त वर्णित सभी उदाहरणों में एक विशेष या स्थानीय एकता के दर्शन होते हैं, किंतु हम अब एक सामान्य और सार्वभौमिक एकता के संबंध में कह रहे हैं, और यह एकता और कुछ नहीं वरन अंतर संबंध की धारणा ही है जो अधिक विकसित, विस्तृत और विशद है। इस संबंध में प्रोफेसर ब्लास का कथन अधिक माननीय है कि यह धारणा है कि पृथ्वी एक इकाई है, इसमें विभिन्न भाग सम्मिलित हैं। भूगोल शास्त्रियों के सम्मुख एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करती है जिसका ही अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही लाभदायक होगा। अब देखते हैं कि ब्रून्स के द्वारा परिवर्तन और अंतर संबंध दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनका वर्तमान भूगोल में प्रमुख स्थान होना चाहिए। प्रकृति की सारी शक्तियाँ अपने परिणाम में, अपने संबंध में और इन संबंधों के परिणाम में एक दूसरे से संबंध है। मानव समय भी इस नियम से वंचित नहीं है, क्योंकि उसकी सभी क्रियाएं जो है पार्थिव दशाओं के जाल में ही हुआ करती है। किंतु यद्यपि मानव कार्यकलाप इस प्रकार एक व्यापक संपूर्ण अंग है जिसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसका निर्णय भाग्य करता है।
मानव कार्यकलाप प्राकृतिक दशाओं से संबंधित होने के कारण भूगोल के क्षेत्र में उचित स्थान पाने के अधिकारी हैं। इन कार्यकलापों का कुछ और ही महत्व है, और वह यह है कि ये अन्य प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित होते हुए भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसी कारण भूगोल शास्त्रियों का कर्तव्य भौतिक विश्व में मानव कार्यकलाप का अध्ययन करना है, बिना भौतिक भूगोल के अध्ययन को छोड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार हंटिंगटन ने भी अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बतलाया कि प्रारंभिक अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भौतिक दशाएं जो है मानव क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। इन्होंने बताया कि भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित हैं, अतः किसी भी एक तथ्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन उसके अन्य साथी तथ्यों के साथ ही समझा जा सकता है, अन्यथा अध्ययन का संतुलन बिगड़ जाएगा। भौतिक वातावरण सीधे रूप में मानव के क्रियाकलाप को ही प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह पशु और मानव दोनों को ही प्रभावित करता है। मानव निष्क्रिय न होकर क्रियाशील प्राणी है और प्रकृति और मानव एक दूसरे से गतिज संतुलन में बंधे हैं। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार पशु जीवन, जलवायु, वनस्पति सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ है, वो सभी एक यूनिटी के रूप में बंधे हुए हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो पार्थिव से एकता के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते और वे जीवन संघर्ष के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अधिक महत्व देते हैं। इनका कथन है कि प्राणी विज्ञान में जीवस्य जीवनम धारणा के अनुसार बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है और जो सबल होता है वही पनप पाता है। जब एक प्राणी जीवित रहने के लिए अपने से निर्बल प्राणी का अस्तित्व मिटा देता है तो फिर एकता का सिद्धांत कहाँ रह गया। इन लोगों ने प्राणियों के बाहरी जगत को ही ध्यान में रखकर जीवन संघर्ष के सिद्धांत को मान लिया है। यह कोई अधिक दृढ़ तथ्य नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर डार्विन के मत से जीवन संघर्ष प्राणियों के उन सभी प्रयत्नों का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा वह अकेला या अन्य प्राणियों के साथ मिलकर वातावरण के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। हमारा निश्चित मत है कि मानव भूगोल की सभी घटनाएं पृथ्वी के सार्वभौमिक एकता से संबंधित है और उनका अलग से अध्ययन करना उचित और संभव नहीं है। मानव भूगोल के तथ्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानव भूगोल के स्थूल शरीर का हृदय मनुष्य है, अतः वह विभिन्न प्रकार के संबंधों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। अब आते हैं तीसरा बिंदु, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। क्रियाशीलता और पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में वातावरण समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में वहाँ निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर प्रभाव डालती है तथा मानव भी इन पर प्रभाव डालता है। सामान्यतः मानव चाहता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां उसके अनुसार हो जाए, किंतु जब ऐसा नहीं होता है तो वह स्वयं वातावरण से समायोजित हो जाता है। वातावरण दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य उस संपूर्ण भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्वों से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत सौर्य शक्ति, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूपटल की गति और जीवन संबंधी दृश्य सम्मिलित किए गए हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जिनसे वातावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सभी का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर होता है। प्रक्रियाओं में भूमि का अपक्षय, अवसादीकरण, ताप विकिरण एवं चालन, ताप संवहन, वायु एवं जल में गतियों का पैदा होना, जीव की जातियों का जन्म, मरण एवं विकास आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक वातावरण में अनेक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो मानव के क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालती हैं। तत्वों के इन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों में है भाववाचक तत्व जैसे क्षेत्रीय विस्तार एवं आकार, प्रादेशिक स्वरूप और आकार, भौगोलिक स्थिति एवं ज्यामितीय स्थिति। दूसरा है भौतिक तत्व जैसे मौसम एवं जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टियाँ, खनिज, धरातलीय जल, अधोभौमिक जल, महासागरीय एवं तटीय क्षेत्र। और तीसरा है जैविक तत्व जैसे वनस्पति, जीव जंतु एवं अणुशक्ति सम्मिलित होते हैं। ये सभी मिलकर भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और इन्हें प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। मानव द्वारा निर्मित जो भूदृश्यों का उल्लेख किया जाता है उनमें मानव प्राकृतिक वातावरण में टेक्नोलॉजी या उसके द्वारा संशोधन करता है और अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना लेता है।
उदाहरणार्थ वह भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाता है, नई बस्तियां बनाता है, नगरों का विकास होता है, अन्य अन्य शक्तियाँ। ये हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक वातावरण तत्वों के अंतर्गत जीवन के 3 प्रतिरूप सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसके अंतर्गत लोक रीतियाँ हैं, रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श संस्थाएं, सरकार है, विवाह प्रथा, पुलिस, कानून, युद्ध, विद्यालय, प्रेस आदि। दूसरा है क्रिया संबंधी प्रतिरूप, इसमें मनुष्य के व्यवसाय आते हैं, उद्योग, धंधे, राजनीतिक एवं सैन्य संस्थाएं आदि। तीसरा है निर्माण प्रतिरूप अथवा सांस्कृतिक भूदृश्य, भूमि और उसका विभाजन, भूमि के विभिन्न दृश्य, नहरें, फसलें, पशुपालन, ग्रामीण बस्तियाँ एवं कृषि संबंधी व्यवस्थाएं आदि आते हैं। इनमें अनुकूलन और रूपांतरण 2 आते हैं। अनुकूलन होता है मानव प्राकृतिक वातावरण की उपज कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव द्वारा अपने क्रियाकलापों में यथाविधि परिवर्तन करना अनुकूलन है। जैसे हिमालय प्रदेश में हिमाच्छादन एवं ऊबड़ खाबड़पन को दूर करने के बजाय मानव स्वयं अपने अनुकूल उसे धारण करता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश में बर्फ़ के मकान और खाल के वस्त्र, और रेगिस्तान में ढीले लंबे चोंगे और ऊँट की सवारी। दूसरा है मॉडिफिकेशन, ये कहलाता है मानव ने वैज्ञानिक और तकनीकी यंत्रों के द्वारा जो अपने वातावरण को बदला है सांस्कृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार पर। जैसे गर्मी का होना तो उसने कूलर और एसी का विकास किया, अन्य अन्य हमें दिखलाई देते हैं। ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू।